रात का वक्त था। हम सब सैर के लिए निकले थे, मैं और मेरे 4 दोस्त। यह प्लान बनाना आसान नहीं था, क्योंकि किसी न किसी के पास हमेशा कोई ना कोई काम निकल आता था। हम सब की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी और उस वक्त हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, मौज मस्ती। 2 दोस्तों ने घर वालों से झूठ बोला था, बाकी अपनी मर्जी से आए थे। जब हम आधे रास्ते पहुंचे तो हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और गाड़ी के एक नहीं, दोनों टायर पंक्चर हो चुके थे, जबकि स्टेपनी सिर्फ एक थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब यह कि हमें यह रात गाड़ी में ही गुजारनी होगी, क्योंकि आसपास न कोई आबादी थी, न कोई होटल, बस दोनों तरफ फैला हुआ घना जंगल। हमने खुद ही यह पहाड़ी रास्ता चुना था, सोचकर कि वहां नजारा अच्छा होगा, मगर अब वही रास्ता हमें डराने लगा था। अंधेरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट बंद करते ही हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सबने मोबाइल निकालने की कोशिश की, मगर बैटरी खत्म। सुबह से तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए चार्जिंग पूरी उड़ चुकी थी। अब बस डिक्की में रखी एक पुरानी टॉर्च ही सहारा थी, जिसकी रोशनी भी थकी हुई थी। जंगल के दोनों तरफ से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और कभी कभार कोई उल्लू चीख मारता तो माहौल और डरावना हो जाता। हम सब चुप बैठे थे, जैसे अंदर का सारा जोश और हंसी उसी अंधेरे ने निगल ली हो। थोड़ी देर बाद नौमान, जो सबसे शरारती था, बोला, यार ये सब इत्तेफाक है, डर किस बात का? ऐसे तो नहीं कि कोई हमें जंगल में खा जाएगा। इस पर अहमद ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हमें उस बूढ़े आदमी की बात याद रखनी चाहिए थी। उसने कहा था, आगे मत जाना, वहां अब कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर सब कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उसके शब्द कानों में गूंजने लगे। मैंने खिड़की से बाहर झांका, सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी के लंबे खामोश साए खड़े हों। हमने तय किया कि बेहतर है रात गाड़ी में ही गुजार ली जाए। मरम्मत का कोई सामान नहीं था और मदद की कोई उम्मीद भी नहीं। प्लान बना कि सब बारी बारी पहरा देंगे, ताकि अगर कोई जानवर या इंसान नजदीक आए तो बाकी सबको जगा सकें। यह सोचकर थोड़ा सुकून मिला, मगर नींद नाम की चीज गायब थी। जैसे कोई दूर से हमें देख रहा हो, हवा में वही एहसास मंडरा रहा था। करीब 12:30 बजे अचानक गाड़ी के पीछे कुछ जोर से टकराया। हम सब एक साथ उछल पड़े, टॉर्च की रोशनी डाली, मगर कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर फेंका गया हो या कोई जानवर टकरा गया हो। हम बाहर निकले, लेकिन न पत्थर था न जानवर के निशान, सिर्फ गीली मिट्टी में एक लंबा सा निशान जो सीधा जंगल के अंदर जा रहा था। वो निशान देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर हमने खुद को समझाया, शायद किसी जानवर ने पूंछ घसीटी होगी। हम वापस गाड़ी में आकर बैठे, लेकिन अब सुकून भी साथ छोड़ चुका था। हर तरफ खामोशी थी, बस हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, जैसे कोई जंगल के अंदर से चल रहा हो। पत्तों के नीचे कदमों की कड़कड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। हमने टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाजें अब और करीब आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे बढ़ रहा हो। इमरान की कांपती हुई आवाज निकली, ये जानवर नहीं है, ये किसी इंसान के कदमों की आवाज है। उसके लफ्जों ने सबकी रगों में खून जमा दिया। इस वीराने में इंसान का होना नामुमकिन था। अहमद ने फौरन कहा, सब दरवाजे बंद करो, कोई भी बाहर मत निकलना। हमने जल्दी जल्दी दरवाजे लॉक किए, शीशे चढ़ा दिए, मगर वो आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो गाड़ी के चारों तरफ घूमती महसूस हो रही थी। फिर कुछ पल बाद गाड़ी के शीशे पर हल्की सी टिक टिक हुई, जैसे किसी ने उंगली से धीरे से दस्तक दी हो। हम सबका खून सूख गया। किसी में हिम्मत नहीं थी बाहर झांकने की। मैंने हिम्मत जुटाई, टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली, कुछ नहीं दिखा। लेकिन अगले ही पल पीछे के शीशे पर जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। हम सब चीख पड़े। नौमान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर हम सब ने उसे पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? बाहर नहीं जाना। अब गाड़ी हिलने लगी, जैसे कोई उसे दोनों तरफ से जोर से धकेल रहा हो। हम सब ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए और अल्लाह का नाम लेने लगे। अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लेकिन अब माहौल और भी डरावना हो गया था, क्योंकि दूर जंगल से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी थी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रात का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा, जैसे कोई गम खुद जंगल की हवा में घुल गया हो। दर्द इतनी गहरी थी कि दिल कांपने लगा। हम सब सोचने लगे, शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, ये इंसान की आवाज नहीं लग रही।
उसके ये लफ्ज सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन वो रोने की आवाज अब और करीब आती जा रही थी। वो औरत अब गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ी है, उसकी सिसकियां शीशे के पार से साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कान लगाकर गौर किया, सचमुच ऐसा लगा जैसे वो शीशे के दूसरी तरफ खड़ी हो। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली, मगर वहां कुछ भी नहीं था। अब वो रात किसी कैदखाने जैसी लगने लगी थी। हर पल कोई नया डर, कोई नया साया, कोई नया ख्याल दिल में जन्म ले रहा था। हम सब थक चुके थे, मगर नींद का नामो निशान नहीं था। गाड़ी के अंदर दम घुट रहा था और बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब हमें समझ आ गया था कि वो बूढ़ा आदमी पागल नहीं था, वो हमें किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहा था और हमने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था। रात लंबी होती जा रही थी और हमारे दिलों पर डर की दीवारें ऊंची होती चली जा रही थीं। हम बार बार एक दूसरे की तरफ देखते, मुस्कुराने की कोशिश करते, मगर चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। अब समझ नहीं आ रहा था ये सब हकीकत है या वहम। बस इतना यकीन था कि हम किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां हमारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जा रही और शायद आने वाली सुबह हमें ऐसे अंजाम से मिलाएगी जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं। जब ये छोटी छोटी घटनाएं हुई तो हमने तय किया कि अब गाड़ी में बैठना ठीक नहीं, क्योंकि एक ही जगह टिके रहना खतरे को न्योता देने जैसा था। हमने सोचा चलना ही बेहतर है। वैसे भी अगर हम साथ रहेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। शायद मंजिल ज्यादा दूर ना हो, शायद हमें पता भी ना चले और हम पहुंच जाएं। आखिर जिस जगह जा रहे थे वहां होटल भी थे, मैकेनिक भी, खाने पीने का सामान भी और लोग भी। तो सड़कों पर बैठे रहने से बेहतर था कि हम आगे बढ़ें। वैसे भी सुबह होने में 3-4 घंटे थे। अगर बातें करते जाएं तो वक्त कैसे निकल जाएगा, पता भी ना चलेगा। सबने हामी भरी। हम सबने एक दूसरे को हौसला दिया और टॉर्च की मध्यम रोशनी में रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ बस अंधेरा फैला हुआ था। टॉर्च का दायरा इतना छोटा था कि ऐसा लगता जैसे हम रोशनी के भीतर कैद हैं और बाहर का अंधेरा हमें चारों तरफ से घेरे खड़ा है। हम चलते जाते, बातें करते रहते ताकि डर कुछ हल्का लगे, मगर अंदर से दिल की धड़कनें तेज और बेकाबू होती जा रही थीं। और फिर जैसे औरतों की बातचीत में सिंगार और गहनों की बातें होती हैं, वैसे ही मर्दों की महफिल का एक ही विषय होता है, लड़कियां। हमारी बातें भी अब उसी मोड़ पर पहुंच गईं। एक दोस्त जो हमेशा दिल फेंक किस्म का था बोला, यार ये रंगीन रात, ये ठंडी हवा, अगर साथ कोई लड़की होती तो मजा ही कुछ और होता। दूसरा हंसकर बोला, यहाँ पास ही तो गांव है, सुना है वहां की औरतें धंधा करती हैं, क्यों ना वहीं से मंगवा लें, लड़कियां भी और थोड़ा डांस वांस भी देख लेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बात तो तुम्हारी सही है। ऐसी रात में सच में दिल किसी साथ की तलाश करता है। आखिर हम सब अब 25 के हो गए हैं, शादी की उम्र आ ही चुकी है। सब जोर से हंस पड़े। किसी ने कहा, हाँ भाई, शादी की उम्र तो है, मगर होती होती 2-2.5 साल और निकल जाएंगे। हम इसी तरह बातें करते चलते जा रहे थे कि अचानक सामने एक लड़की दिखाई दी। वो हमसे करीब 20 फुट आगे चल रही थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े जिन पर कहीं कहीं घुंघरू बंधे थे, जो हर कदम पर हल्की सी खनक पैदा कर रहे थे। उसके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू उठ रही थी, मोह लेने वाली मगर डराने वाली भी। हम सब ठिठक गए। वो देखो लड़की, किसी ने कहा, यहाँ कैसे? पहले तो आगे कोई नहीं था। हमने इधर उधर देखा, साइड से एक संकरी सड़क थी, शायद वो उसी रास्ते से निकलकर हमारे आगे आ गई थी। मेरे दिलफेंग दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये भी उसी तरफ जा रही होगी जहां हम जा रहे हैं, चलो बात करते हैं, हो सकता है इसको भी मदद चाहिए। लेकिन उसके चलने का अंदाज कुछ और कह रहा था। न कदम रुकते थे, न चाल डगमगाती थी। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसे इस अंधेरे, इस जंगल, इस सन्नाटे से कोई डर न हो। मेरा वही दोस्त बोला, यार ये लड़की भी शायद पार्टी के मूड में है, चलो दोस्ती कर लेते हैं, कम से कम मुझे तो 5 मिनट मिल जाएंगे, बाकी तुम लोग फिर मेहनत करना। उसकी बात पर सब हंस पड़े, मगर दिल के अंदर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। कहीं ये वही नहीं, वो रोती हुई आवाज, वो सिसकियां, वो सफेद साया जो कुछ देर पहले जंगल से गूंजा था। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और हमारे कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। मैंने कहा, ठीक है मैं ही बात कर लेता हूं, मगर बाकी तीनों ने उसे रोका। ऐसी हरकत मत करो, बेहतर है चुप रहो। पर वो नहीं माना। वो तेज कदमों से उसी लड़की के पीछे चल पड़ा जहां वो सफेद कपड़ों में आगे आगे जा रही थी। अजीब बात यह थी कि मेरा दोस्त बहुत तेज चलने के बावजूद उसकी चाल को पकड़ नहीं पा रहा था। कौन सी लड़की इतनी तेज चल सकती है, वो भी इस घने अंधेरे में, बिना डरे बिना रुके।
मेरे जहन में अचानक खतरे की घंटी बज उठी। इतने आत्मविश्वास से तो वही चल सकता है जिसके पास अपनी हिफाजत का कोई जरिया मौजूद हो। मैं बार बार अपने दोस्त को आवाज देता, वापस आ जाओ, सुन रहे हो, रुक जाओ। मगर वो जैसे सुनने की ताकत खो चुका था। वो लगातार उसके पीछे भागता रहा और वो लड़की अपार की अपनी चाल में यूं ही बढ़ती रही जैसे किसी अजनबी रास्ते की मालकिन हो। हम तीनों पीछे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। डर, हैरत और शक सबके चेहरों पर साफ झलक रहा था। नौमान ने कांपती आवाज में कहा, यह आम बात नहीं है, ये लड़की आम लड़की नहीं है। अहमद ने धीमे स्वर में जोड़ा, शायद ये वही औरत है जिसकी रोने की आवाज हमने सुनी थी। दिल की धड़कनें अब कानों में गूंज रही थीं। अगर ये सच है तो हम किसी भयानक जाल में फंस चुके थे। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, जैसे मौसम ने पल भर में करवट ले ली हो। पेड़ों की शाखें तेज हवा से हिलने लगीं, पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और दहशतनाक बना दिया। मेरा जी चाहा कि बस सब छोड़कर गाड़ी की तरफ भाग चलें, मगर अब हम इतने आगे आ चुके थे कि पीछे लौटना भी खतरे से खाली नहीं था। हम तीनों धीरे धीरे अपने दोस्त के पीछे बढ़े, मगर वो लड़की से फासला घटाने के जुनून में और तेज चलने लगा। अब वो लड़की चांदनी की हल्की रोशनी में साफ दिख रही थी। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी कमर तक फैले हुए थे। सफेद कपड़ों पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे वो जमीन पर रेंगती हुई चली हो। उसके घुंघरू लगातार बज रहे थे, मगर उस खनक में कोई सांप जैसी सरसराहट भी घुली थी। बज रहे थे, मगर उस जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख कर कहा, बस वापस आ जाओ। लेकिन वो अब किसी और ही दुनिया में था। ना मेरी आवाज सुन रहा था, ना किसी की मौजूदगी महसूस कर रहा था। अचानक उसने लड़की को पुकारा, ए सुनो, रुको जरा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा, हम सब ठिठक गए। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि पल भर को डर भूल गया। बस उसके चेहरे की चमक आंखों में भर गई। अब हम सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कोई पूछ रहा था, आप कहां जा रही हैं? आपका नाम क्या है? आप अकेली हैं? वो चुप थी, बस आगे बढ़ती जा रही थी। फिर मेरे उस दिलफेंक दोस्त की नीयत बिगड़ गई। उसने बेहुदा बातें करनी शुरू कर दी। कभी कहता, कितने पैसे लोगी? कभी हंसकर बोला, 4 लोग हैं हम, सबके साथ चलोगी या अलग अलग रेट है? मैंने उसे घूर कर देखा। उसने बेहयाई से कहा, तुम लोग पागल हो क्या? ये वही लड़की है जो ये काम करती है, वरना इस वक्त इस सड़क पर कोई शरीफ औरत क्या कर रही होगी? फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो रात बहुत हो चुकी है, हमारे पास गाड़ी है, पैसे हैं, चलो जितना मांगो दे देंगे। मैं सन्न रह गया और तभी वो लड़की अचानक बोली, ठीक है। हम सब चौंक गए। क्या ठीक है? उसने दोहराया, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। हमारे दोस्त की आंखों में चमक आ गई। उसने हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये वही वाली लड़की है। अब वो हमारे साथ साथ वापसी के रास्ते पर चल रही थी। गाड़ी तक पहुंचने में अब भी करीब 1 घंटा लगना था। हमने एक दूसरे को देखा, थोड़ा चैन लिया। अगर ये सच में वही है तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सा वहम था। वो चलते हुए बार बार नजरें झुका लेती, कभी कभी ऐसे देखती जैसे हमारे जिस्मों के आर पार झांक रही हो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर देता। हर कदम पर उसके घुंघरू खनकते और उन खनकों में एक अजीब गूंज थी, जैसे पूरा जंगल उस आवाज को दोहरा रहा हो। मेरा दोस्त अब भी छींटाकशी कर रहा था। कहाँ रहती हो? कितने में चलोगी? वो हंसकर बोला, डरो मत, हम शरीफ लोग हैं। वो लड़की कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम सबके साथ चलूंगी, लेकिन पहले वादा करो तुम में से कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हम सब हंस पड़े। अरे ये कैसी शर्त है? हम तो तुझे अकेला छोड़ने के लिए ले ही नहीं जा रहे। हमारी हंसी में हल्कापन था, मगर उसके लहजे में एक अजीब सा बोझ, एक दबी हुई सर्द आह थी जो हवा में ठहर गई, जैसे आने वाले किसी डर की खामोश दस्तक, जैसे वो असल में कुछ और कहना चाह रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कभी दिल को लुभाती और कभी खौफ से भर देती। मैंने अपने अंदर उठती बेचैनी को दोस्तों की हंसी और बेफिक्र बातों में दबाने की कोशिश की। हम चलते जा रहे थे और वो हमारे बीच ऐसे बढ़ रही थी जैसे सदियों से हमारे साथ चलने की तलब रखती हो। वापसी के रास्ते की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई और भी हमारे साथ साथ चल रहा हो, मगर जब पलटकर देखते तो बस अंधेरा और जंगल की खामोशी नजर आती। इस दौरान मेरा वो दोस्त जो सबसे आगे था बार बार उस लड़की के करीब होने की कोशिश करता, कभी उसका हाथ छूने की, कभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाने की,
बाकी सब उस पर हंसते और मजाक करते रहे, मगर मैं भीतर से एक अजीब बेचैनी में घिरा हुआ था। एक जगह वो लड़की रुक गई, धीरे से बोली, रास्ता बहुत लंबा है, तुम सब थक गए हो, क्यों ना थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लो। मेरे सीने में जैसे किसी ने बर्फ रख दी। जहां हम रुके थे वहां पेड़ों की शाखें इतनी घनी थीं कि टॉर्च की रोशनी कुछ ही कदम आगे जाकर दम तोड़ देती थी, मगर मेरे दोस्त तुरंत नीचे घास पर बैठ गए। किसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब बताओ क्या खाओगी, क्या पियोगी। वो हल्के से मुस्कुराई, उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। धीरे से बोली, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए आई हूं। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन थम सी गई, कानों में जैसे गरजती हुई गूंज। धड़कन थम सी गई, कानों में जैसे गरजती हुई गूंज भर गई। हवा का एक झोंका चेहरे से टकरा कर निकल गया। मैंने दोस्तों की तरफ देखा, वो सब उसकी खूबसूरती में मग्न बैठे थे। किसी को भी उसके लफ्जों की गहराई का एहसास नहीं हुआ, मगर मेरे अंदर एक अलार्म बज उठा, कुछ ठीक नहीं था। फिर उसने सिर उठाया और अपनी नजरें हम पर टिका दी। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे दहकते अंगारे, और उसकी मुस्कान एक भयानक कहकहे में बदल गई। उसके सफेद कपड़े अब धीरे धीरे जमीन पर रेंगने लगे। घुंघरुओं की मीठी खनक अब भयावह शोर में बदल चुकी थी, जैसे हजारों लोग एक साथ दौड़ रहे हों। मेरे दोस्तों के चेहरे पर अब भी मस्ती और मोह का भाव था, जैसे वो सब उसके जादू में कैद हो गए हों। मैं चिल्लाना चाहता था, भागो, मगर आवाज गले में अटक गई। वो लड़की अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, और मेरा वो दोस्त जो सबसे आगे था अचानक उसके पैरों में गिर पड़ा, जैसे उसकी सारी ताकत कहीं गायब हो गई हो। वो झुकी, उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाई। अगले ही पल वो दोस्त जोर से चीखा और जमीन पर तड़पने लगा। हम सब सन्न रह गए। उसके शरीर पर लाल लकीरें उभरने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से मांस नोच डाला हो। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, हर आवाज जैसे सीधा सीने में उतर रही थी। मैंने बाकी दोस्तों को पकड़ते हुए कहा, भागो, वरना हम सबका यही हाल होगा। मगर वो सब जैसे शहर में जकड़े हुए थे। उनकी नजरें उस पर टिक गई थीं, जो अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, और वो जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था, आंखों से खून बह रहा था, और दांत खंजर की तरह नुकीले। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, वो लड़की नहीं थी, वो वही अजाब थी जिसकी चेतावनी उस बूढ़े आदमी ने दी थी। मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो एक एक कदम बढ़ाती है, हम पर झपटने को तैयार थी, और मेरा दोस्त जमीन पर धीरे धीरे दम तोड़ने के करीब था। उसकी चीख अब कमजोर पड़ रही थी, फिर अचानक पूरी तरह खामोश हो गई। हम बाकी सब सन्नाटे में खड़े थे, न हिल पा रहे थे, न सोच पा रहे थे कि करें तो क्या करें। सामने वो खड़ी थी, अब किसी लड़की की तरह नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की मखलूकत की तरह। उसकी आंखों में अब भी वही लाल चमक, चेहरे पर वो सर्द मुस्कान जो रूह तक को हिला दे। हर कदम पर घुंघरुओं की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे पूरा जंगल जाग उठा हो। हम पत्थर बन चुके थे, ना भाग सके, ना चिल्ला सके। मैंने कांपते हाथों से अपने दोस्त का बाजू पकड़ा, झकझोरते हुए कहा, कुछ करो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। वो जैसे नींद से जागा, डर से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने दूसरे दोस्तों को भी पकड़ा, भागो, बस भागो। अब वो लड़की हमारे बिल्कुल सामने थी। उसके होंठों पर एक और खौफनाक मुस्कुराहट तैर रही थी, और फिर वो जोरदार कहा गूंजा, ऐसा कि पेड़ों के साए कांप उठे और हवा में एक अंधेरा फैल गया जो सिर्फ मौत का पता दे रहा था। जंगल के हर कोने से अब आवाजें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग हमारे चारों तरफ मौजूद हों। हर तरफ सरसराहट थी, कभी पेड़ हिलते, कभी झाड़ियां कड़कड़ाती, और हमें लगा कि पूरा जंगल उसी के साथ है। हमने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़े और अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। न रास्ता दिख रहा था, न दिशा का पता था, मगर अब किसी को परवाह नहीं थी। पीछे से घुंघरुओं की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। वो खनक अब और करीब आती जा रही थी। हम बिना रुके भागते रहे। हर कुछ पल बाद ऐसा लगता कि अब वो हम पर झपट पड़ेगी, मगर हम बस कदम बढ़ाते चले गए। कुछ दूरी पर हमें एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिस पर किसी पुरानी बल्ब की टिमटिमाती रोशनी पड़ रही थी। उस पर लिखे शब्द आधे मिट चुके थे, बस एक अधूरी चेतावनी बची थी, यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है। क्योंकि उस हल्की रोशनी के बावजूद हवा में एक घुटन, एक बोझ, एक डर था जो सांस लेना मुश्किल बना रहा था। हम आगे बढ़ने लगे। पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की अभी भी हमारे पीछे थी, मगर अब वो जमीन पर नहीं,
बल्कि हवा में तैरती हुई आ रही थी। ये मंजर देखकर हमारे कदम कांपने लगे, मगर डर ने हमें भागने पर मजबूर कर दिया। थोड़ा आगे रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। हमने सोचा अगर बंट जाएं तो शायद वो किसी को पकड़ न सके, मगर तभी पीछे से उसकी आवाज गूंजी, अलग मत होना वरना हमेशा के लिए खो जाओगे। वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों गले एक साथ बोल उठे हों। हमारी रूह कांप गई। किसी की हिम्मत न हुई कि दूसरी दिशा ले। सबने तय किया कि एक ही रास्ते पर भागेंगे, मगर अब हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे। थकान और डर ने हमारी रगों की ताकत सोख ली थी। अचानक मेरे एक दोस्त का पैर फिसला, वो जमीन पर गिर पड़ा। हम सब रुक गए। दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ दोस्त को बचाने की चाह, दूसरी तरफ अपनी जान की हिफाजत। पीछे से अब वो लड़की और करीब आ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और घुंघरुओं की आवाज इतनी ऊंची हो चुकी थी कि कान फटने लगे थे। हमने मिलकर गिरे हुए दोस्त को उठाया, कंधे से पकड़ा और खींचते हुए आगे बढ़े, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हमें निगल रही हो। हर कदम भारी, हर सांस मुश्किल। रास्ता बढ़ता जा रहा था और हमें लग रहा था गाड़ी और मंजिल दोनों हमसे दूर भाग रहे हैं। तभी अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम सब मेरे हो। उस आवाज ने मेरे अंदर की हर नस को हिला दिया। मैंने पलट कर देखा, मगर वहां बस अंधेरा था और उन पेड़ों के पीछे से लाल लाल आंखें झिलमिला रही थीं। मैं चीखा, भागो, वो यही है। अब हमारे कदम अपने काबू में नहीं थे। उन पेड़ों के पीछे से लाल लाल आंखें झिलमिला यही हैं। रास्ते की कोई खबर नहीं, बस एक यकीन, अगर रुके तो वो हमेशा के लिए हमें अंधेरे में कैद कर देगी। मगर दिल में अब एक और डर घर कर गया था कि शायद हम जितना भी भाग लें, उसका साया अब हमसे अलग नहीं होगा। कुछ दूर भागने के बाद जमीन कांपने लगी। हर कदम ऐसा था जैसे धरती नीचे से खिसक रही हो। हमारे पैर जवाब देने लगे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन पीछे से आती उसकी आवाज और घुंघरुओं की खनक हमें और भागने पर मजबूर करती रही। एक जगह पहुंचकर रास्ता खत्म हो गया। सामने सड़क टूटी हुई थी, पत्थरों से ढकी, और किनारे पर एक गहरी खाई। हमने रुककर पीछे देखा। वो लड़की अब नजर नहीं आ रही थी, बस हवा में मध्यम घुंघरुओं की गूंज और दूर से आती सरसराहट, जैसे जंगल खुद सांस रोककर हमें देख रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। मगर सबके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। डर उनकी आंखों में जम चुका था। तभी दूर एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वो न टॉर्च थी न गाड़ी की लाइट, बल्कि जैसे किसी ने आग जलाई हो। हमने उम्मीद से एक दूसरे को देखा, शायद वहां कोई इंसान होगा। हम उस रोशनी की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि वो रोशनी एक खंडहर जैसे मकान से आ रही थी जो जंगल के बिल्कुल बीच में खड़ा था। उसका दरवाजा टूटा हुआ, खिड़कियां हिलती हुई, जैसे अंधेरा अंदर से सांसें भर रहा हो। नौमान ने कांपते लहजे में कहा, यह जगह ठीक नहीं लगती। मगर अहमद बोला, नहीं, हमें वहां जाना चाहिए, शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। और हम थके डरे मगर उम्मीद की आखिरी लौ पकड़े उस खंडहर की तरफ बढ़ चले, शायद हमें वहां मदद मिल जाए। यही सोचकर मैं उस पुराने मकान की खिड़की से भीतर झांकने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मैं सहम कर पीछे हट गया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो भीतर तक बेचैनी फैला रही थी, जैसे मैं किसी अदृश्य जाल में फंस गया हूं। मैंने पीछे मुड़कर दोस्तों को आवाज दी, रुको, मत जाओ आगे। मगर हम सब जैसे किसी अनदेखी ताकत के बस में थे। कदम अपने आप उस मकान की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, वहां का मंजर हमारी सोच से भी ज्यादा डरावना था। दीवारें टूटी हुई, छतों से झूलते मकड़ी के जाले और चारों तरफ गहरे साए। लेकिन बीच में एक पुरानी कुर्सी पर कोई साया बैठा हुआ था जो धीमे धीमे हंस रहा था। हम पास गए तो देखा वो वही लड़की थी, वही जो पूरे रास्ते हमारे पीछे रही थी। उसके सफेद कपड़े अब धूल से धुंधले हो चुके थे, आंखों की लाल चमक और गहरी हो गई थी, और घुंघरुओं की आवाज अब पूरा मकान हिला रही थी, जैसे दीवारों के भीतर भी कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। वो धीरे धीरे उठी और हमारी तरफ चली आई। उसने कुछ फुसफुसाया, हम लफ्ज नहीं समझ पाए, मगर उसकी आवाज में ऐसी कंपन थी जो रूह तक को हिला दे। मेरा एक दोस्त जो हमेशा आगे बढ़ने वाला था, उसकी तरफ बढ़ा, जैसे अब उसका अपने ऊपर कोई काबू न रहा हो। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी तरफ देखा और एक सन्न कर देने वाली मुस्कुराहट दी, फिर धीरे से पीछे हट गया। उसी वक्त मकान के अंदर धुआं उठने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई बर्फ दिल के भीतर रख दी गई हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई
और दाईं तरफ देखा। वहां एक पुराना आईना टंगा था। उसमें हमारा अक्स साफ दिख रहा था, लेकिन वो हम नहीं थे। वो हमारे ही जैसे चेहरे थे, मगर जिंदा होते हुए भी मरे हुए। मेरी चीख गले में अटक गई। दोस्तों की तरफ देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे, आंखों में वही दहशत जो मेरे दिल में उतर चुकी थी। तभी मैं समझ गया, ये कोई आम जगह नहीं थी। ये वो मकान था जहां से लौटना मुमकिन नहीं। वो लड़की एक कदम और आगे बढ़ी और उसी पल उसकी आवाज गूंजी, ऐसी कि जैसे हजारों लोग एक साथ बोल पड़े हों। उसके पीछे से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ से मकान की दीवारों पर एक हल्का सा रोशन गोला बनने लगा, जैसे हम किसी जादुई कैद में आ गए हों। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ चिल्लाए, हमें यहां से निकलना है, मगर आंखें उससे हटा नहीं पा रहे थे। वो लड़की अब हमारी तरफ बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ हमारे दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक जमीन हिल उठी। एक जोरदार धमाके के साथ फर्श के बीचों बीच एक दरार पड़ गई। लड़की का साया धुंधला पड़ने लगा। उसकी हंसी थम गई और एक लंबी ठंडी खामोशी फैल गई। उस सन्नाटे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मकान के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर से तेज रोशनी का दरवाजा चमका, जैसे किसी ने अंधेरे में उम्मीद का रास्ता खोल दिया हो। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना सोचे दौड़ पड़े। मकान से बाहर निकलते ही हमने महसूस किया, वो लड़की, उसका साया, सब गायब हो चुके थे। जंगल में अब एक अजीब सी खामोशी थी। हम थके हुए, डरे हुए सड़क पर गिरकर सांस लेने लगे। सबके चेहरे पर वही डर उभरा हुआ था, वो डर जो हमारे साथ पूरी रात रहा था। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सपना था या हकीकत? मगर अंदर कहीं मुझे यकीन था, ये सपना नहीं था, ये एक सच्ची चेतावनी थी। और उस रात से हमने एक सबक हमेशा के लिए याद कर लिया, कभी अपनी हवस या जिज्ञासा के पीछे अंधे होकर मत भागो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से खूबसूरत लगते हैं, मगर उनके पीछे बस अंधेरा और विनाश छिपा होता है। जो एक बार उस अंधेरे में उतर जाए, वो फिर कभी रोशनी में लौट नहीं पाता। वो रात, वो मकान हमारी जिंदगी की एक यादगार हकीकत बन गए, जिसने हमें सिखाया कि डर को नजरअंदाज करना और हकीकत को हल्का समझना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। उस रात के बाद से हम कभी वैसे नहीं रहे। हम सड़क पर बैठे सांस ले रहे थे, अब भी दिलों की धड़कनें उस डर के बोझ तले कांप रही थीं। सामने बस अंधेरा था और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। मैंने धीरे से कहा, ये जो कुछ हुआ वो एक इंतबाह था। सबने मेरी तरफ देखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। बस उनके कांपते हाथ और सन्न चेहरों ने सारा सच बयान कर दिया। कुछ देर बाद हमने फैसला किया, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रुक जाना मतलब अपनी हिम्मत हार जाना था। हमने उस ओर देखा जहां गाड़ी खड़ी थी और चुपचाप वापसी की ठानी। रास्ता अब ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लंबाई खुद बढ़ा रहा हो। हर मोड़, हर झुकाव में वही खौफ समाया हुआ था। पिछले लम्हे की यादें, उस लड़की की सरसराहट, उसकी हंसी, उसकी आंखों की लाल चमक, सब कुछ अब भी हमारे जहन में गूंज रहा था, जैसे वो हर कदम पर हमारे पीछे चल रही हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई कुछ नहीं बोला, बस खामोशी में एक ही बात गूंजी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी गलतियों को समझना होगा। जब हम गाड़ी तक पहुंचे, मैंने थके हुए हाथों से टॉर्च ऑन की और एक नजर पीछे जंगल की तरफ डाली। वहां कुछ नहीं था, न कोई साया, न कोई हलचल, मगर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कोई अनदेखी परछाई अब भी हमारे साथ चल रही हो। हमने खुद को दिलासा दिया, सब खत्म हो गया है, लेकिन भीतर कहीं सच का एक टुकड़ा अब भी जाग रहा था। हम जानते थे वो रात हमें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। गाड़ी में बैठते हुए हम सब ने एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी अपनी हवस, जिज्ञासा या झूठे मजे के पीछे अंधाधुंध नहीं भागेंगे। हम हर बार हकीकत को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पल की बेवकूफी जिसमें इंसान अपनी अक्ल का साथ छोड़ देता है, वो पल पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। हमने उस रात को अपने दिल की किताब में एक अध्याय की तरह लिख लिया, एक ऐसा बाब जिसमें खौफ और हकीकत दोनों का मिलाजुला सबक था। उस रात ने हमें सिखा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अक्ल और शऊर है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंख बंद करके किसी इच्छा के पीछे भागना। हम समझ गए थे कि कुछ चीजें जो हमें दिलचस्प या रोमांचक लगती हैं, वो असल में एक खतरनाक जाल होती हैं, और एक बार अगर कोई उस जाल में फंस जाए तो वापस निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
इन्हीं ख्यालों के साथ हमने गाड़ी का इंजन चालू किया और रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। बाहर अब भी अंधेरा था, मगर हमारे भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में तय किया कि अब कभी भी खौफ को नजरअंदाज नहीं करूंगा और हकीकत को पहचानने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।